साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने संकल्प बाईस 2.0 में। 71 बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अब पॉलिटी स्टार्ट किया है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सारे मूल अधिकारों को भी देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें तो दो बातों को याद रखें। एक तो उस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में हो। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए कि उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ताकि आप उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करें। और दूसरा क्या भी होना चाहिए कि उस टॉपिक से अगर कोई नया क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना देता है तब भी आप उसे हल करने की स्थिति में हो। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आगे आगामी एग्जाम में नया क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स से अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों से क्वेश्चन पूछा गया था आपका 65वीं बीपीएससी में कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं और वहीं दूसरे हाथ से मौलिक अधिकार वापस ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको आर्टिकल वाइज उनको मेंशन करना था। और फिर अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का कैसे विस्तार किया है। तो आर्टिकल 21 आप जानते हैं न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा इसमें नए नए अधिकार ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन लगातार हो रहा है, तो उसका विस्तार ही आपको बताना था कि उसमें अलग अलग जो भी सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं उन मामलों के तहत आर्टिकल 21 में कौन से अधिकार जोड़े गए हैं। संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप का आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार का हिस्सा था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब अनुच्छेद 300A में रखकर इसे वैधानिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। 70 बीपीएससी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आर्टिकल 32 पर पूछा गया था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और हृदय है, इस पर आप व्याख्या कीजिए। तो इसको भी हम देखेंगे। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसी स्टेटमेंट पर 70 बीपीएससी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे जा चुके हैं उनको तो देखेंगे ही, और नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सभी डायमेंशन को भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले मूल अधिकारों को देख लेंगे, जो भी मूल अधिकार वर्तमान में है। सारे मूल अधिकारों को देखने के बाद मूल अधिकारों की विशेषताएं जानेंगे। फिर मूल अधिकारों का क्या महत्व है, महत्व को देखेंगे। देन संविधान में मूल अधिकार एक हाथ से दिए गए हैं, दूसरे हाथ से मूल अधिकार ले लिए गए हैं। इस बात को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं द्वारा जीवन के अधिकार का किस तरीके से विस्तार किया गया है उसको भी देखेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सारे डायमेंशन को कवर कर लेंगे ताकि क्वेश्चन अब यहाँ से पढ़ने के बाद किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ ले वो आप आसानी से शानदार तरीके से लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनर से लेकर आप अपना फाइनल सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ सुनिश्चित कर सके। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए आप संकल्प बाईस 2.0 से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करके अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट नोट्स प्रीलिम्स बैच में प्रीलिम्स के लिए और मेंस बैच में हमारे मेंस के सारे नोट्स आपको यहाँ अवेलेबल कराए जाएंगे। प्रीलिम्स के प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सेक्शनल फुल लेंथ सारे अवेलेबल होंगे और मेंस प्रोग्राम में आपको मेंस के टेस्ट सीरीज सारे मिलेंगे, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों ही टेस्ट मिलेंगे। उन सबके मॉडल आंसर भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। पहले आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाता है, देन जो वीकली टेस्ट होता है, फिर टेस्ट होने के बाद आपकी कॉपी चेक करना, उनके मॉडल आंसर अवेलेबल कराना, सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, डेली टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं संकल्प बाईस 2.0 में, यहाँ सारी डिटेल दी गई है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। बाकी अन्य क्वेरी के लिए आप मुझे 6306473800 पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो इवोक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेज हैं वो आप तक लगातार पहुंचती रहें। टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा दी जाती है। इवोक आईएएस के द्वारा कई सारे फ्री इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी में सहायक हो सकते हैं। उन सब का आप फायदा उठा सकते हैं निःशुल्क रूप से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए हम लोग मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। ये नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता
और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं एकदम आसान भाषा में कि फंडामेंटल राइट्स है भारत के संविधान का भाग याद रखिएगा, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मेंशन है ये फंडामेंटल राइट्स, और ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित कराते हैं और भारतीय लोकतंत्र की ये नींव रखते हैं, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। राइट, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रो पार्ट। अब मूल अधिकारों की सूची देख लेते हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात करता है। वहीं आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की चर्चा करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है, सैन्य और शैक्षणिक डिग्री या उपाधियों को छोड़कर। तो ये सारे आपको आर्टिकल याद रखने हैं। ये प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और मेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सभी मौलिक अधिकार बताने होंगे और जो भी आर्टिकल में जो बातें मेंशन की गई हैं उन सभी बातों को आपको लिखना होगा। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 कहता है कि जो कानून है वो सबके लिए समान होगा और कानून के तहत सभी का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा, किसी को किसी भी तरीके का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। वही अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म इन सभी के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी को ऐसा नहीं है कि विशेषाधिकार दे दिया जाए। हालांकि बाद में जो पिछड़े वर्ग हैं या जिन वर्गों की अपर्याप्त पहुंच नहीं है सार्वजनिक क्षेत्रों में, तो उनके लिए फिर अलग से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है आरक्षण का। अनुच्छेद 16 साफ तौर पर कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान और उचित अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी जो छुआछूत है उसके उन्मूलन की बात करता है, उसके निषेध की चर्चा करता है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा ताकि सभी अपने आप को समान रूप से देखें। जो पहले राजा महाराजा की उपाधियां चलती थी उन सभी उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को इससे बाहर रखा गया है। सैन्य उपाधियों में जैसे आप देखते हैं जनरल, मेजर, कर्नल, ये सारी उपाधियां दी जाती हैं। वैसे शैक्षणिक उपाधियों में आप देखते हैं पीएचडी करने के बाद लोग डॉक्टरेट की उपाधि उनको प्राप्त होती है और अपने नाम से पहले वो डॉक्टर लगाते हैं। सैन्य और जो शैक्षणिक उपाधियां हैं ये योग्यता के आधार पर हैं, इसलिए इनको अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो उपाधियां शब्द है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ये है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसमें अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, सभा बनाने की चर्चा करता है, संगठन बनाने का अधिकार देता है, कहीं भी आप आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं और कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, इन सभी की स्वतंत्रता है। हालांकि यहाँ पर उचित प्रतिबंधों के साथ ये स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये मेंशन है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें, देश की एकता अखंडता प्रभावित न हो, उस हद तक जो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। सभा और संगठन में भी ये सारी बातें मेंशन है कि सभा और संगठन जब भी बनाए तो उससे किसी भी तरीके की हिंसात्मक गतिविधियां न हो, देश की एकता अखंडता और लोक व्यवस्था बनी रहे। इन सभी के साथ में आपको सभा और संगठन बनाने का भी अधिकार दिया गया है। आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो वनरेबल हैं, क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हैं, खासकर जनजातीय इलाके जो होते हैं वहां पर आवागमन, निवास और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता मिली हुई है अभिव्यक्ति की, सभा बनाने की, संगठन बनाने की, आवागमन करने की, निवास और वहां पर व्यवसाय करने की। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करती है। दो तरीके के मेनली यहाँ संरक्षण दिए जाते हैं। एक तो एक ही दंड के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है और दूसरा यहाँ पर स्व अपराधीकरण से भी सुरक्षा मिली हुई है। और यहीं पर आप जो सबूत वगैरह इकट्ठा करने की बात होती है बेसिकली यही है कि कोई अपराधी और उसने अपराध कर लिया है तो अपराधी अपना अपराध स्वीकार करने या ना करे वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। अब अगर उसको सजा दिलानी है तो
न्याय व्यवस्था उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे कि उसने वो अपराध किया है, तभी अदालत उसको अपराधी मानकर सजा देगी, अदरवाइज उसको सजा नहीं मिलेगी। कभी कभार आप देखते हैं पुलिस वाले किसी को पकड़ लाते हैं और जबरन जो है उससे कहते हैं कि आप इस अपराध को स्वीकार करें, और डर के मारे अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने बयान दे देता है और कहता है कि हमने अपराध किया है, लेकिन जब वो न्यायालय के सामने खड़ा होता है और वहां पर अपने बयान को पलट देता है कि हमने पुलिस वालों के सामने ये डर के मारे स्वीकार किया है, लेकिन हमने अपराध नहीं किया है। अब न्यायालय व्यक्ति ने जो बयान पुलिस वालों के सामने दिया है उस आधार पर उसको अपराधी नहीं मानेगी, क्योंकि स्व अपराधीकरण से उसको सुरक्षा मिली है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, इसको साबित कौन करेगा? उसको साबित करेगी कानून व्यवस्था, पुलिसकर्मी साबित करेंगे, और जो वकील हैं वो साबित करेंगे न्यायालय के सामने कि उस व्यक्ति ने एक्चुअल अपराध किया है। और वो साबित करने के लिए उनको सबूत जुटाने पड़ते हैं, जिससे न्यायाधीश कन्विंस हो सके। यहीं पर सारी चीजें आ जाती हैं, वो सब सबूत वगैरह, राइट। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। आगे हम आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 21 अलग अलग जो केसेस हैं उन केसेस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा इस आर्टिकल 21 में कई सारे अधिकारों को जोड़ा है। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 22 है, गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण मिला हुआ है। यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले वारंट लेना पड़ता है। क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे सूचित करना पड़ता है। ये उसका अधिकार है, जानने का अधिकार है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मिला हुआ है। हालांकि निवारक नजरबंदी के कुछ अपवाद भी हैं, यानी संविधान या विधानमंडल कुछ ऐसे कानून बना सकती है जिन्हें निवारक निरोध कानून कहते हैं, जो इस आर्टिकल के अगेंस्ट वर्क करते हैं। देश की एकता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कुछ कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे यूएपीए का कानून या मीसा कानून आप देख सकते हैं। इन कानूनों के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर वो गिरफ्तारी आर्टिकल 22 के अंतर्गत नहीं आती है। यानी इन कानूनों के तहत, निवारक निरोध कानूनों के तहत जब गिरफ्तारी की जाती है तो बिना किसी सूचना के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वो सारे पॉइंट हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एक हाथ से संविधान में अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से अधिकार छीन लिए गए हैं। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध करता है। मानव तस्करी का मतलब जहां पर मानवों की खरीद फरोख्त की जाती है, महिलाएं, बच्चों, पुरुषों का दुर्व्यापार किया जाता है, और खासकर इसमें महिलाएं और बच्चे आ जाते हैं। बच्चों से भीख मंगवाना, महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराना, ये सब इसमें शामिल होता था, जिसे निषेध किया गया है। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगारी कराना, बिना परिश्रम से काम करवाना, तो ये सब निषेध किया गया आर्टिकल 23। तो ये जो शोषण होता था मानव तस्करी और बलात् श्रम के रूप में, अनुच्छेद 23 के तहत इसे निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खाने कारखानों में शोषण जो उनका किया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, उसका यहाँ पर निषेध किया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, उनका शोषण वहां पर नहीं किया जाएगा। इससे उनको सुरक्षा मिली हुई है अनुच्छेद 24 के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, ये दोनों आर्टिकल याद रखना। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के पालन और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। यानी आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। राज्य धर्मनिरपेक्ष है, राज्य धर्म तटस्थ है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि जो जबरन धर्मांतरण की प्रक्रिया है इसको गैर कानूनी बताया गया है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई धर्म मान सकता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और उसका पालन करना, उसका प्रचार करना, ये सारी स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है, तो आप धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर से मुक्त या स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कोई व्यक्ति आपसे चंदा वगैरह लेने आता है धर्म विषयक संदर्भ में, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि आप
उस प्रक्रिया में जुड़े या न जुड़े, आप उसके लिए कर दे या ना दें, राइट। तो धार्मिक कर से जो है मुक्ति लोगों को मिली है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। अनुच्छेद 28 सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जितने भी सार्वजनिक संस्थान होंगे वो सब धर्म तटस्थ होंगे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। अगला आर्टिकल है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आ जाता है। ये बेसिकली जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सके, उस संबंध में अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया, और इसी के अंतर्गत मदरसा वगैरह आप देखते हैं जहां पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, मस्जिदों में धार्मिक संस्थाएं दी जाती हैं। तो अल्पसंख्यक जो है व्यक्तिगत रूप से शैक्षणिक संस्थान खोलकर अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इन सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो किसी धार्मिक संस्थाओं के द्वारा अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने हेतु धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, उनमें राज्य इन्वॉल्व नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए सार्वजनिक संस्थानों में जहां पर राज्य की सहभागिता होती है वहां पर धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंधित किया गया आर्टिकल 28 के तहत। वहीं आर्टिकल 29-30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए उनको अधिकार दिया गया है। ऐसे में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो संचालित किए जा सकते हैं, उनको स्थापित किया जा सकता है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर राज्य इन्वॉल्व नहीं होता है। अगला आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं सीधा। अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का यहाँ पर अधिकार आर्टिकल 32 दिया गया है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे निचली जो अदालतें होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह जो हैं, वहां पर जाने का प्रावधान नहीं, आप सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। अब हम देखते हैं मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। सारे मूल अधिकार हमने एक एक करके देख लिए हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं में पहली विशेषता तो यही है, कानूनी रूप से इन्हें लागू किया जा सकता है, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में इनके उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों यानी विदेशियों को भी मिले हुए हैं। कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, ये सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को। हालांकि कुछ आर्टिकल हैं जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। तो इस तरह अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये आपको 5 आर्टिकल याद रखने हैं। ये आर्टिकल के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। बाकी इन अधिकारों के अतिरिक्त जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों यानी विदेशियों के लिए भी हैं। तो ये आपको याद रखना है मूल अधिकारों की विशेषताओं में, कि मूल अधिकारों में कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए और कुछ अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। प्रतिबंधों के साथ मूल अधिकार हैं, ये भी एक विशेषता है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप उदाहरण बता सकते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बनाए रखते हुए। जैसे अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज 2 है उसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। तो ये आपको याद रखना है, और इसीलिए जो क्वेश्चन बनता है कि एक हाथ से अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से संविधान में अधिकारों को छीन लिया गया है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। तो ये असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए।
अगली विशेषता है कि मूल अधिकारों की निलंबन की भी संभावना होती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अधिकार संशोधन योग्य है। संसद इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया था। संविधान के मूल ढांचे में जो भी प्रावधान शामिल होंगे, संसद जब भी उसमें संशोधन करेगी तो संसद उसी सीमा तक उसमें संशोधन कर सकती है जिस सीमा तक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। तो मूल अधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है, इसीलिए संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन करते समय उसका मूल ढांचा प्रभावित न हो। न्यायिक व्याख्या के विस्तार में भी मूल अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को व्यापक रूप से व्याख्यायित कर इसमें निजता, शिक्षा और पर्यावरण जैसे अधिकारों को शामिल किया है। आगे हम अनुच्छेद 21 का जब एक्सटेंशन देखेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से वे मामले हैं जिन मामलों के तहत अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया है। तो मूल अधिकारों की ये विशेषताएं हैं, कानूनी रूप से लागू करने के योग्य हैं। कुछ अधिकार नागरिकों के लिए और कुछ अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी मिले हैं। प्रतिबंधों के साथ अधिकार हैं, यानी ये असीमित नहीं है, राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। निलंबन की संभावना होती है, विशेषकर आपातकाल के दौरान। मूल अधिकार संविधान के अंतर्गत संशोधन योग्य हैं, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है, विधान मंडल के पास ये शक्ति नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। न्यायिक व्याख्या का विस्तार करने के संबंध में भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, खासकर अनुच्छेद 21 के संदर्भ में। अब हम आगे देखते हैं मूल अधिकारों का महत्व। तो महत्व में एक तो लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरा महत्व है राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। ये नागरिकों को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाते हैं। जैसे अनुच्छेद 32 इसकी गारंटी देता है कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो राज्य की मनमानी पर अंकुश भी अधिकार लगाते हैं, नागरिकों को राज्य के दमनकारी कार्यों से ये बचाते हैं। सामाजिक सुधार भी इसका एक इम्पोर्टेंस हो जाता है अधिकारों का, खासकर अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का निषेध करते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध निषेध की चर्चा करते हैं। इनके खिलाफ जो भी प्रावधान किए गए हैं सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ अधिकार सामाजिक सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23-24 का आप जिक्र कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। मूल अधिकारों का अगला महत्व है न्यायिक सक्रियता से। क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सक्रियता दिखाती है और कुछ ऐसे अधिकारों को शामिल की है जो दीर्घकालिक विकास के लिए और मानवता के लिए जरूरी भी है। और खासकर आप अनुच्छेद 21 का जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 21 की व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार को गरिमा, स्वस्थ और पर्यावरण तक विस्तृत किया है, जिससे सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा मिला है। मूल अधिकारों का अगला महत्व है अल्पसंख्यक संरक्षण से। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान की रक्षा करते हैं, जो भारत की विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला महत्व है संवैधानिक मूल्यों का ये प्रतीक है। ये अधिकार संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, जैसे सभी को न्याय प्राप्त कराना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो कि आप प्रस्तावना में भी देखते हैं। तो ये जो संविधान के उद्देश्य हैं इनको भी साकार करते हैं ये मूल अधिकार। कुछ अन्य भी महत्व हैं, जैसे मूल अधिकार विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सभी के लिए जो कानून की व्यवस्था है वो समान है, किसी को भी विशेषाधिकार जैसे प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 14 के तहत हमने देखा भी कि कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह ये विधि के शासन को भी स्थापित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष छवि को बल देते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक के जो प्रावधान है वहां पर हमने स्पष्ट तौर पर धर्मनिरपेक्षता की छवि को देखा है। सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है सभी को जो है सार्वजनिक स्थानों में समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो अनुच्छेद 16 का आप जिक्र कर सकते हैं। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर या उचित अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाता है ताकि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो ये मूल अधिकारों के महत्व में आप बता सकते हैं। लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा, राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाना, सामाजिक सुधार, न्यायिक सक्रियता को बल देना, अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना, संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक हैं जो संविधान के उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इनको साकार करते हैं। विधि के शासन की व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्मनिरपेक्ष छवि को ये बल देते हैं और सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करते हैं। ये हो गए महत्व। मूल अधिकारों में महत्व हैं तो उसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी हैं, जैसे सीमित दायरा और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, व्यापक प्रतिबंध इसमें लगाया जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) का जो क्लॉज 6 है, इसके अधीन प्रतिबंधों के साथ सीमित स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर नियंत्रण किया जाता है, जैसे यूएपीए का कानून। निवारक नजरबंदी के नाम पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। ये कभी कभी मूल अधिकारों के प्रभाव को कम करते हैं। तो आलोचनात्मक बिंदु में आप ये सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं कि अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन वो उनका दायरा जो है सीमित है, उन पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। आपातकाल के दौरान इनका निलंबन किया जाता है। आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों का निलंबन, और 1975-77 के दौरान जो आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, जिसकी भर्त्सना भी की जाती है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये आपातकाल लगाकर लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया गया था, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। आपातकाल के दौरान अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा बन सकता है। संपत्ति के अधिकार का ह्रास किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 19(1) की क्लॉज F में था, इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया गया है, जिससे ये संपत्ति का अधिकार कमजोर होता है और इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। आलोचनात्मक बिंदु में अगला पॉइंट आप बताएंगे। आलोचकों का मानना है कि मूल अधिकार अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग होता है। जैसे कुछ प्रावधान है, उचित प्रतिबंध, अल्पसंख्यक या लोक व्यवस्था, इन शब्दों को स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसे में इन शब्दों के आधार पर राज्य जो है मनमाने तरीके से मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है, उनका दुरुपयोग करती है। लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाती है क्योंकि ये अस्पष्ट हैं सरकार द्वारा, इसलिए इनका दुरुपयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण है यूएपीए जैसे कठोर कानून। इन कानूनों के माध्यम से सरकार मूल अधिकारों के आगे जाकर व्यक्तियों को, नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सूचना के उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनको नजरबंद कर सकती है। आलोचकों का मानना है कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों का इनमें अभाव है। जैसे शिक्षा, 2002 से पहले शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं था। स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सामाजिक आर्थिक मूल अधिकार इन अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं है, जो सामान्य नागरिकों की जरूरत को सीमित करता है। आलोचना के बिंदुओं में अगला पॉइंट है, इनके क्रियान्वयन में कमी देखी जाती है। कई बार सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण इन अधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में समानता का अभाव आज भी मौजूद है। मूल अधिकारों के आलोचनात्मक बिंदुओं में अगला है महंगा उपचार। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय जाया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं भारत में न्यायालय की जटिल व्यवस्था और महंगी न्यायिक प्रक्रिया के कारण आम लोगों की पहुंच सीमित हो जाती है। जसपत राय के शब्दों में मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। तो आलोचनात्मक बिंदुओं में आप ये सारे पॉइंट बता सकते हैं। सीमित दायरा और इन पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। संपत्ति के अधिकार का ह्रास होने से आर्थिक स्वतंत्रता लोगों की प्रभावित हुई है। मूल अधिकारों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अस्पष्ट हैं, जिसके कारण उनका दुरुपयोग किए जाने की संभावना होती है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को इसमें शामिल नहीं किया गया, उनका अभाव दिखता है। इनके क्रियान्वयन की भी कमी है, और महंगा उपचार यानी महंगी न्यायिक प्रक्रिया और जटिल न्यायिक व्यवस्था भी मूल अधिकार में जो प्रावधान है कि सीधे न्यायालय जा सकते हैं इनके हनन होने पर, इसका फायदा आम लोगों को पहुंच नहीं पाता है। आम लोग इसकी पहुंच से काफी दूर हैं, क्योंकि न्यायालय की जिस तरीके की व्यवस्था है, जो महंगी न्यायिक प्रक्रिया है, वहां तक आम लोगों की पहुंच ही नहीं है।
इसीलिए जसपत राय कहते हैं कि मूल अधिकार के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकार की सीमा, यानी मूल अधिकार और उसके साथ में सीमाएं भी निहित हैं। इसीलिए एक स्टेटमेंट बनता है कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। और ये बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मूल अधिकार दिए और दूसरे हाथ से इन्हें वापस ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, इसके पक्ष में तर्क देखेंगे, यानी हमारे संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं, और फिर इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे कि मूल अधिकारों को वापस ले लिया गया है। यह वक्तव्य कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस लिया है, भारतीय संविधान की प्रकृति और उनके संतुलनकारी दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण कथन है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके का तो आप ऐसी भूमिका लिखकर अपने उत्तर को शुरू करेंगे। इस कथन का मूल्यांकन करने के लिए हमें इसके पक्ष विपक्ष दोनों पर विचार करना होगा। पक्ष में तर्क आप क्या देंगे कि प्रतिबंधों के साथ अधिकार हैं। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) का क्लॉज 6 इसे सार्वजनिक व्यवस्था या देश की एकता अखंडता जैसे आधारों पर सीमित करता है। यह दर्शाता है कि अधिकार पूर्ण नहीं है, राज्य उन्हें नियंत्रित कर सकता है। तो पक्ष में यह तर्क जस्टिफाई कर रहा है कि संविधान ने एक हाथ से अधिकार दिए, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की एकता अखंडता सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य अंकुश लगा सकता है, इसको प्रतिबंधित कर सकता है। तो दूसरे हाथ से अधिकार ले लिए गए हैं। दूसरा है आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 358, 359 के तहत आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। जैसा कि 1975 से 77 के आपातकाल में जो आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, नागरिकों की स्वतंत्रताएं छीन ली गई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि संविधान में अधिकारों को वापस लेने की शक्ति भी मौजूद है। निवारक नजरबंदी का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 22 राज्य को बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति देता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निवारक नजरबंदी के संबंध में संसद ऐसे कानून बना सकती है जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक तरफ अधिकार दिया गया, दूसरी तरफ अधिकार छीन लिया गया। अगला है संविधान संशोधन की जो शक्ति है, इससे अधिकार स्थायी नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, जैसा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकारों की श्रेणी से। ऐसे में संविधान में दिए गए अधिकार स्थायी नहीं है, यानी राज्य उनको वापस ले सकता है। एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से अधिकारों को वापस ले सकता है। और ये सारे प्रमाण इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसके ये सारे पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। कठोर कानूनों का प्रभाव भी इस बात को जस्टिफाई करता है। अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कठोर कानून, जैसे यूएपीए कानून 1967 में जो आया था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, जिससे अधिकारों पर अंकुश माना जा सकता है। ये तो इस स्टेटमेंट के पक्ष में तर्क हो गए कि एक हाथ से अधिकार दिए गए, दूसरे हाथ से अधिकार ले लिए गए। लेकिन इसके कुछ विपक्ष में भी तर्क हैं जो इस स्टेटमेंट को संतुलित करते हैं, संतुलन का प्रयास करते हैं। जैसे संविधान का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। प्रतिबंधों को अधिकार वापस लेना नहीं, बल्कि एक विविध समाज की जागरूकता को पूरा करने वाला तंत्र माना जा सकता है। यानी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो देश की एकता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंधों को लगाया गया है, ताकि देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। तो प्रतिबंधों को अधिकार वापस लेना नहीं, बल्कि एक विविध समाज की जरूरतों को पूरा करने वाला तंत्र माना जा सकता है। इसके विपक्ष में जो दूसरा तर्क दिया जाता है कि मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जैसे आर्टिकल 13 ये घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये उसे अधिकार है कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जो उन्हें सीमित करती हैं, उनको गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती हैं। ऐसे में मूल अधिकारों को एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से उनको छीन लेना, उसकी सुरक्षा
ये न्यायालय करता है क्योंकि मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है और अनुच्छेद 13 इस बात को घोषित करता है कि ऐसी कोई भी विधि संसद नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनको कम करती हो, उनका अल्पीकरण करती हो। मूल अधिकारों को एक हाथ से दिया गया दूसरे हाथ से छीन लिया गया, इस संबंध में कई सारे ऐसे उपबंध हैं जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो कुछ ऐसे भी उपबंध देखते हैं जिसके आधार पर मूल अधिकारों का विस्तार भी हो रहा है, खासकर जो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 को व्यापक अर्थों में न्यायालय के द्वारा इसको व्याख्यायित किया गया और इसमें कई ऐसे अधिकारों को जोड़ा गया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निजता का अधिकार आदि शामिल है। यह दिखाता है कि संविधान अधिकारों को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। न्यायालय के द्वारा अधिकारों की सुरक्षा भी की जाती है, जैसे धारा 377 का निरस्त्रीकरण किया गया था 2018 में। इस तरीके से न्यायालय के द्वारा इनकी सुरक्षा की जा रही है और इनका विस्तार भी किया जा रहा है। तो एक हाथ से अधिकार लिए गए हैं, दूसरे हाथ से अधिकार छीन लिए गए हैं, इस बात को आप जस्टिफाई करेंगे और जब इसका आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसके विपक्ष में भी तर्क देंगे कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अधिकारों को वापस जो लिया जा रहा है ये बेसिकली संतुलित करने का प्रयास है ताकि देश की एकता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। उसी आधार पर जो है अधिकारों को निलंबित किया जाता है आपातकाल के दौरान और देश की सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक निरोग जैसे कानूनों को लाया जाता है। तो संतुलित करने का प्रयास है और इसके आगे बढ़कर जब आप देखते हैं तो न्यायालय मूल अधिकारों की प्रत्यक्ष तौर पर सुरक्षा करती है, न केवल सुरक्षा करती है बल्कि मूल अधिकारों के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 21 इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां पर न्यायालय ने न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इसका विस्तार किया है और समयानुरूप इसमें अन्य अधिकारों को जोड़ा है। अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे एक सकारात्मक व्यू के साथ कि ये जो वक्तव्य है आंशिक रूप से सही है कि संविधान एक तरफ मौलिक अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके अधिकार को छीनने के संबंध में भी राज्य को शक्ति प्रदान करता है। संविधान मौलिक अधिकार देता है लेकिन इन्हें पूर्ण और असीमित नहीं बनाता। यह जानबूझकर की गई व्यवस्था थी ताकि भारत जैसा जो जटिल और विविधपूर्ण देश है यहाँ की व्यवस्था बनी रहे, इसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, देश की एकता, अखंडता और जो लोक व्यवस्था है उसे बनाए रखा जा सके, उसे अछूट रखा जा सके। हालांकि कई बार इन प्रतिबंधों का दुरुपयोग जैसे आपातकाल के दौरान अधिकारों को छीन लेना व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उस पर खतरा पैदा कर सकता है और इसका एक उदाहरण आप देखते भी हैं आंतरिक आपातकाल के दौरान जिसकी भर्त्सना भी की जाती है। 1975 से 1977 के दौरान जो राजनीतिक फायदे के लिए एक तरीके से आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। तो इस तरीके के जब उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो लगता है कि जो प्रतिबंध की शक्ति दी गई है अधिकारों की, इन प्रतिबंधों के माध्यम से मूल अधिकारों को छीनने का काम राज्य करता है। यूएपीए जैसा कठोर कानून, इन कानूनों के माध्यम से भी राज्य कभी कभी इनका दुरुपयोग करके अधिकारों को छीनती है और लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करती है और ये अधिकारों को कमजोर करता है, जिससे यह धारणा बनती है कि अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। यद्यपि वहीं दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता, संविधान का लचीलापन इसे जीवंत और प्रगतिशील बनाता है। कुल मिलाकर संविधान ना तो पूरी तरह अधिकार देता है, ना ही उन्हें पूरी तरह छीनता है। यह एक संतुलनकारी रास्ता अपनाता है जिसकी सफलता इसके क्रियान्वयन और व्याख्या पर निर्भर करता है, यानी इसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि राज्य सरकार इन मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाती है उसके पीछे क्या उनकी मंशा है। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को भी देखा और प्रश्न ये पूछा जा चुका। आई होप अब आप इस प्रश्न को शानदार तरीके से लिख लेंगे। 65 बीपीएससी मेंस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट होगा आपका अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं का विस्तार जो किया गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। शुरू में इसे संकीर्ण रूप से देखा गया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की प्रगतिशील व्याख्याओं ने इसके दायरे को और भी ज्यादा व्यापक और गतिशील बनाया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग उन मामलों को देखेंगे जिन मामलों में अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया। पहला मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, जहां पर एक ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
निष्पक्ष और उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। इसने नियत प्रक्रिया की अवधारणा को अपनाया और जीवन के अधिकार को गरिमा के साथ जीने तक विस्तृत किया। इसमें आगे मामला देखेंगे तो फ्रांसिस कोरलिन मुरली बनाम प्रशासक दिल्ली मामला जो 1981 का है। इस मामले में न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन भी शामिल है। ये कहते हुए जेल में जो कैदी होते हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जो उनकी अमानवीय हालत थी, उसको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और जेल के कैदियों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का उनको अधिकार है, ऐसा फैसला न्यायालय के द्वारा दिया गया। यानी जेल में रह रहे कैदियों को भी अच्छा भोजन, अच्छा आश्रय और उनके साथ बेहतर मानवीय व्यवहार हो, ऐसा दिशा निर्देश इसमें दिया गया। आगे एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला 1980 से 90 के दशक का मामला है, जहां पर प्रदूषण से संबंधित कई मामले में न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का हिस्सा माना। पर्यावरण संरक्षण को जीवन का आधार इस मामले में माना गया। उदाहरण के लिए न्यायालय ने गंगा प्रदूषण मामले में उद्योगों पर सख्ती दिखाई। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला जो था, इस मामले में पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण को भी जीवन का अधिकार माना और इसे अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया। नेक्स्ट है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला 1984 का। इस केस में बंधुआ मजदूरी को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना। न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति को भी सुनिश्चित करता है। इसने सामाजिक न्याय को जीवन के अधिकार से जोड़ दिया। तो बंधुआ मजदूरी को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया और सामाजिक न्याय को जीवन के अधिकार से इस मामले में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 का यहाँ पर और अधिक एक्सटेंशन हुआ। अब सामाजिक न्याय भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार बना। नेक्स्ट है ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाद 1985 का। फुटपाथ पर रहने वालों को हटाने के खिलाफ ये मामला आया और इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार आजीविका के अधिकार को भी शामिल करता है, क्योंकि बिना आजीविका के जीवन संभव नहीं है। तो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर रेडी पटरी लगाते हैं, ऐसे में उनको अगर हटाया जाएगा तो उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी। तो आजीविका भी जीवन का अधिकार है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो आजीविका को भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार माना और इसे अनुच्छेद 21 के तहत इस मामले में शामिल किया गया। अगला मामला है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1989 का मामला। इस मामले में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की कमी को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसके बाद अस्पतालों में मुफ्त इलाज और बेहतर सुविधाओं के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी अधिकारों में जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन शामिल है और उसके साथ जीवन से जुड़े जो अन्य मामले हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, सामाजिक न्याय, आजीविका से संबंधित हो, इन सभी को जीवन के अधिकार के तहत इन सभी मामलों में एक एक करके शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला 1989 में इस मामले में जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को भी शामिल किया गया। यानी हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का भी अधिकार है और इस मामले के बाद फिर मुफ्त इलाज और बेहतर सुविधाओं के लिए कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए। नेक्स्ट है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993 का। इस मामले में जीवन के अधिकार में शिक्षा को भी शामिल किया गया। शिक्षा को जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया, यह कहते हुए कि शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन संभव ही नहीं है। हालांकि बाद में फिर इसे अनुच्छेद 21A के 2002 में जो शामिल किया गया था, अलग से मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन इसकी नींव अनुच्छेद 21 की व्याख्या से ही पड़ गई थी। और हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामला 2017। अब जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया आगे बढ़ रही थी, तो अब निजता का मामला भी जीवन के अधिकार को प्रभावित करने लगा था। ऐसे में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामला 2017 का जो केस था, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता को जीवन की गरिमा का हिस्सा बनाता है। इस तरह अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने इसे एक स्थिर प्रावधान से एक जीवंत और प्रगतिशील अधिकार में बदल दिया। यह अब केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, निजता जैसे व्यापक
पहलुओं को भी समेटता है। यह संविधान की प्रगतिशीलता और न्यायपालिका की सक्रियता का प्रमाण है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख देंगे। तो अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा जीवन के अधिकार को किस तरीके से विस्तृत किया गया है, हमने अलग अलग न्यायिक व्याख्याएं या जो भी मामले थे उन मामलों के तहत क्या अधिकार जोड़े गए अनुच्छेद 21 में, वो सारी बातें हमने यहाँ पर की। अब आपको इन्हीं सब मामलों के द्वारा अनुच्छेद 21 के एक्सटेंशन को बताना होगा, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कराएगा। बाकी जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो जितने भी केस यहाँ पर बताए गए इन सभी केसेस को आपको याद रखना है, और ये केसेस याद हो जाएंगे तो अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है तब भी आप इसे डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनका हम कई जगह क्वेश्चन की डिमांड देकर उनका हम यूटिलाइज करके अपने आंसर को इनरिच कर पाते हैं, राइट। तो सारे केसेस जो हैं, ये जो लैंडमार्क डिसीजन है, ये सभी आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप का अब आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो हमने आपको बता ही दिया कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे आर्टिकल 301 के तहत अब शामिल कर दिया गया है। अब इसका ऐतिहासिक क्या परिप्रेक्ष्य था, वर्तमान स्वरूप क्या था, फिर इसका हम लोग मूल्यांकन कर लेंगे और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है ये पूरा हो जाएगा। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अपने मूल रूप में मौलिक अधिकारों का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ इसके स्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के तहत मौजूद है। इस बदलाव और इसके वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन आप निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। इसका अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 की क्लॉज एफ और अनुच्छेद 21 में शामिल था। संविधान लागू होने पर संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 19 का क्लॉज एफ नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, निपटान करने की स्वतंत्रता देता था, जबकि अनुच्छेद 31 राज्य को उचित मुआवजों के साथ संपत्ति ग्रहण करने की शक्ति देता था। तो एक तो अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार के तहत संपत्ति का अधिकार लोगों को देता था, इसके तहत नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, उसे धारण करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन अनुच्छेद 21 क्या था, राज्य मान लीजिए विकास हेतु अगर नागरिकों की संपत्ति को लेना चाहते थे तो इसमें उचित मुआवजा देकर ही संपत्ति को अधिग्रहण राज्य कर सकता था। ये अनुच्छेद 21 के तहत शामिल था। संशोधन और इसमें परिवर्तन हुआ। भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के लिए कई संशोधन हुए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े, जिसे भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों से छूट मिली। यानी अब सामाजिक न्याय के लिए, भूमि सुधार के लिए, हम जानते हैं कि पहले जमींदारी व्यवस्था चलती थी। ऐसे में एक व्यक्ति के पास बहुत सारी भूमि होती थी और अन्य लोगों के पास जो भूमि होती थी वो तो नहीं होती थी या बहुत कम होती थी। ऐसे में भूमि का अच्छे से बंटवारा किया जा सके, सबके पास जो है उचित भूमि हो, तो इसलिए भूमि सुधार अधिनियम लाए गए। आर्थिक विकास के लिए भूमियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सड़कें बनाना, रेलवे का विकास करना, अन्य इंफ्रा बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो लोग डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय चले जाते थे। तो ये सारी जो सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा सुचारू रूप से चलाने में अड़चनें आती थी। ऐसे में पहला संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया, जिसे भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों से छूट मिली। यानी अब राज्य के द्वारा भूमि सुधार कानूनों के तहत अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित किया जाता है तो उस संबंध में वो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकेगा, राइट। अनुच्छेद 19(1) की जो क्लॉज एफ है या अनुच्छेद 31 है, इसको भी हटा दिया गया बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान स्वरूप यही है। अनुच्छेद 300A ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि विधि के प्राधिकार से। यह एक संक्षिप्त प्रावधान है जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी संरक्षण देता है, लेकिन मौलिक अधिकारों की तरह इसे मजबूत नहीं बनाता। यानी अनुच्छेद 300A अभी भी ये संपत्ति का जो अधिकार है उसको एक वैधानिक अधिकार बनाता है, यानी जबरन कोई आपकी भूमि को नहीं छीन सकता है। सरकार के द्वारा विधिक प्राधिकारों के तहत ही आपकी भूमि का अधिग्रहण सरकार कर सकती है। तो वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। इसलिए जो संपत्ति के अधिकार
को जो पहले संरक्षण मिला हुआ था, अब वो उतनी मजबूती के साथ संरक्षण नहीं मिला हुआ है। यानी अब अगर संपत्ति को अधिग्रहित किया जाता है सरकार के द्वारा, तो अब डायरेक्ट आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकते हैं, राइट, आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकते हैं। अब इसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो इसका सकारात्मक पहलू देखेंगे, फिर नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में देखें तो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का उद्देश्य भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था। इससे राज्य को जमींदारी उन्मूलन और भूमि पुनर्वितरण जैसे कदम उठाने में आसानी हुई, जो गरीबी और असमानता को कम करने के लिए जरूरी थे। दूसरा, लचीलापन, इसका एक सकारात्मक पहलू है। अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार जब विधायी प्रक्रिया पर निर्भर है, इससे सरकार को सार्वजनिक हित में जैसे बुनियादी ढांचे का विकास आदि करने में संपत्ति अधिग्रहण करने की शक्ति मिलती है, जो आधुनिक विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा जो इसका सकारात्मक और महत्वपूर्ण पहलू है कि न्यायिक हस्तक्षेप का दबाव कम हो गया है। मौलिक अधिकार होने पर संपत्ति से जुड़े हर मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप होता था, जिससे भूमि सुधार बाधित होते थे। अब यह बोझ कम हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रभावशीलता को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि वहां पर राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं, वहां पर सीधा राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आर्थिक कल्याण को, सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसको बढ़ावा दे, आर्थिक कल्याण से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दे। ऐसे में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते थे आर्थिक कल्याण के लिए, सामाजिक समानता के लिए, उसमें यह संपत्ति का अधिकार एक अड़चन पैदा करता था। ऐसे में जो डीपीएसपी तत्व था उसकी प्रभावशीलता पहले कम होती थी। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर डीपीएसपी की प्रभावशीलता को भी बढ़ावा मिला है। इसके नकारात्मक पहलू क्या हुए हैं? एक तो कमजोर संरक्षण, यानी संपत्ति के अधिकार का जो संरक्षण है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। मौलिक अधिकार से हटने के बाद संपत्ति का अधिकार अब उतना मजबूत नहीं रहा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने का अधिकार अब इसके उल्लंघन में उपलब्ध नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक तरह का आघात है। दूसरा इसका नकारात्मक पहलू या विपक्ष में क्या तर्क है कि अनुच्छेद 300A में उचित मुआवजा या निष्पक्ष प्रक्रिया जैसे शब्दों का अभाव है। तो पहले अनुच्छेद 31 उचित मुआवजा का प्रावधान करता था जब भी सरकार के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता था। अनुच्छेद 300A में उचित मुआवजा जैसे शब्द का अभाव है, जिससे सरकार को मनमाने ढंग से संपत्ति ग्रहण करने की छूट मिल जाती है, जैसा कि कई बार भूमि अधिग्रहण मामले में देखा भी गया है। जैसे 2013 का भूमि अधिग्रहण मामला, जहां पर संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में जो मुआवजा देकर वो अधिग्रहण की जा सकती थी, उतना मुआवजा नहीं दिया गया था, तो विवाद भी देखने को मिला था। आर्थिक स्वतंत्रता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संपत्ति का अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता का आधार है। इसे कमजोर करने से निजी निवेश और संपत्ति संचय की भावना प्रभावित हो सकती है, जो बाजार अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। न्यायिक असंगति, यद्यपि वर्तमान स्वरूप में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है, फिर भी न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता से जोड़कर देखा है। और उदाहरण इसका आप बता सकते हैं केटी प्लांटेशन बनाम कर्नाटक मामला 2011 का था, जहां पर न्यायालय ने संपत्ति से वंचित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसे जीवन के अधिकार से जोड़कर देखा। तो न्यायिक असंगति का भी मामला यहाँ पर बन जाता है। तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं और इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक या संवैधानिक अधिकार जो बनाया गया है, उस संबंध में इसका आप आलोचनात्मक मूल्यांकन इस तरीके से कर सकते हैं। कुल मिलाकर संपत्ति के अधिकार का वर्तमान रूप एक संतुलनकारी प्रयास है। अब निष्कर्ष लिखेंगे तो आप पॉजिटिव वे में लिखेंगे। सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसको आप जस्टिफाई करते हुए अपना निष्कर्ष लिखेंगे। तो कुल मिलाकर संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप एक संतुलनकारी प्रयास है, जो सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। फिर भी इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि विधायिका और न्यायपालिका इसे कितनी निष्पक्षता और संवेदनशीलता से लागू करती है। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर जो संवैधानिक अधिकार बनाया गया है, अब ये अधिकार कितना प्रभावी होगा ये निर्भर करेगा सरकार के द्वारा किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाता है और न्यायालय
इसको कितना संवेदनशीलता के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ इस तरीके के जो मामला आते हैं उसमें वो किस तरीके से सुनवाई करती है। तो विधायिका और न्यायालय इसे कितनी निष्पक्षता और संवेदनशीलता से लागू करती है, इस बात पर निर्भर करता है। राइट। तो अब अगर संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए आपको ये प्रश्न दिया जाएगा लिखने के लिए। आई होप अब आप इसे शानदार तरीके से लिख ले जाएंगे। पहले आप इसका इंट्रो पार्ट बताएंगे, फिर सकारात्मक और उसके नकारात्मक पहलू बता देंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे। 70 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिया था, जो अनुच्छेद 32 की महत्ता को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 32 का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है, या उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज प्रदान करता है। और ये जो उपचार का अधिकार है ये रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग तरीके की रिट जारी करके अधिकारों का संरक्षण करती है, जैसे जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, गैर कानूनी हिरासत से जो मुक्ति प्रदान करती है लोगों को, परमादेश है जहां पर सार्वजनिक प्राधिकरण को कर्तव्य पालन हेतु निर्देश दिया जाता है, प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को अनधिकार क्षेत्र से रोका जाता है, उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को यहाँ पर रद्द किया जाता है, और अधिकार प्रेक्षा, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच करने के संबंध में रिट जारी करती है। तो ये 5 तरीके की रिट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। अब इसे आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है, इस संबंध में देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा, तो इस संबंध में तर्क दिया जाता है। एक तो मूल अधिकारों का ये प्रवर्तन करता है, मौलिक अधिकार जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ संरक्षण शामिल है, केवल कागजी वादे बनकर रह जाते यदि उनके उल्लंघन को चुनौती देने का तंत्र नहीं होता। यानी अनुच्छेद 32 अगर नहीं होता तो केवल ये कागजी वादे बन जाते, जमीनी स्तर पर लोगों के ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो मूल अधिकारों को जमीनी स्तर पर लोगों को प्राप्त हो, इसके वादे के रूप में यह अनुच्छेद 32 काम करता है, इसलिए इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। दूसरा तर्क है, न्याय तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यह नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है अगर उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जो समयबद्ध और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र की यह रक्षा करता है, राज्य की मनमानी और दमनकारी कार्रवाइयों पर अंकुश लगाता है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के लिए आवश्यक है। संवैधानिक संतुलन बनाकर रखता है, या विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करता है। तो क्यों कहा इस आर्टिकल को हृदय और आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने, तो आप इसके ये सारे तर्क दे सकते हैं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन, न्याय तक त्वरित पहुंच, लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक संतुलन बनाना। अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? एक तो संवैधानिक उपचारों का ये आधार है। अनुच्छेद 32 के बिना मौलिक अधिकार केवल नैतिक सुझाव बनकर रह जाते। यह इन अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत की गई न्यायिक व्याख्याएं, जिसमें रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामला 1950 का, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मौलिक गारंटी है। जनहित याचिका, जिसे हम PIL कहते हैं, 1980 के दशक से न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना शुरू किया, जिससे सामाजिक आर्थिक अधिकारों को भी संरक्षण मिला। SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामला 1981, जिसमें पर्यावरण को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया, ये बेसिकली इस जनहित याचिका के तहत दायर मामला था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, सामाजिक परिवर्तन का यह साधन भी बनता है और नागरिक सशक्तिकरण को भी ये मजबूत करता है। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। यहाँ पर न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिक्रमण में बदलने की संभावना होती है। अनुच्छेद 32 के व्यापक उपयोग ने कुछ मामलों में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसे न्यायिक अति सक्रियता कहा जाता है। दुरुपयोग का खतरा भी देखा जाता है। जनहित याचिकाओं का कभी कभी व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग होता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ पड़ता है। सीमित दायरा है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित है, अन्य अधिकारों के लिए लागू नहीं होता है, जिससे इसकी उपयोगिता कुछ मामलों में कम हो जाती है। आपातकाल में इसका निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के उपयोग को जो सीमित करता है।
तो ये सारे प्रावधान है अनुच्छेद 32 से जुड़े हुए। इसको आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है, इस संबंध में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इन पॉइंटों को मेंशन कर देंगे। अगर डिटेल में अनुच्छेद 32 से क्वेश्चन आ जाता है तो हमने अन्य डायमेंशन को भी यहाँ कवर कर दिया है। यद्यपि कुछ सीमाओं के बावजूद अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहना उचित है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को जीवंत बनाता है और नागरिकों को राज्य के खिलाफ एक मजबूत ढाल प्रदान करता है। यह न केवल न्यायिक उपचार का साधन है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता का प्रतीक भी है। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकार से जुड़े जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में मूल अधिकार से जुड़े प्रश्न आए हैं उन सभी पर डिटेल में डिस्कस किया है। अब इतना पढ़ने के बाद में अब किसी भी तरीके से आगामी एग्जाम 71 बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, आप उसे शानदार तरीके से लिख पाएंगे। 71 बीपीएससी के लिए हमारा संकल्प बैच 2.0 है, जहां पर जुड़कर आप इन सभी क्लासेस के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मेंस टेस्ट सीरीज में जुड़कर आप अभ्यास भी कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होता है। पहले आपको हर दिन एक टॉपिक का नोट्स अवेलेबल करा दिया जाता है, फिर वीक में जो भी टॉपिक आपको दिए जाते हैं, जिन टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाते हैं, उन पर संडे को आपका टेस्ट हो जाता है। टेस्ट में 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं और जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज ये पूरा कवर होता जाएगा, फिर हम लोग लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों तरीके के टेस्ट इसमें शामिल हैं। तो नोट्स अवेलेबल होगा, आपका अभ्यास कराया जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट लेने के बाद आपकी कॉपी चेक करना, जो भी प्रश्न आपको टेस्ट में दिए जाएंगे उन सभी के आपको मॉडल आंसर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी यहाँ से जुड़ने के बाद मेंस के लिए आपको फिर कहीं कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो नोट्स आपको पढ़ना है, क्लासेस देखनी है और टेस्ट सीरीज में जुड़कर आपको हमारे साथ अभ्यास करना है। प्रीलिम्स के लिए भी हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल, फुल लेंथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैचों से जुड़ सकते हैं। फी स्ट्रक्चर दिया गया है, केवल प्रीलिम्स के लिए और केवल मेंस के लिए अलग अलग फीस है। दोनों में जुड़ते हैं तो उसकी अलग फीस है। कैसे जुड़ सकते हैं पूरा यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। बाकी 6306473800 पर हमें कॉल मैसेज करके इसके बारे में आप अन्य जानकारी ले सकते हैं अगर कोई डाउट है। इस बैच से जुड़ने का सिंपल प्रोसेस है 6306473800, जो हमारा पेमेंट नंबर भी है, इस पर पेमेंट करके इसी नंबर पर आप मुझे अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। केवल पीटी की फीस 999, केवल मेंस की फीस 1499, पीटी और मेंस दोनों की फीस है आपकी 1999। तो आप यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करके अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।